Hi guys, my name is Anuj Jindal and today I am here with a new series of polity practice questions for the upcoming UGC NET examination. So only about 15 days or 17 days are left for the examination and what I'm doing is practicing a lot of questions with you guys. तो ऐसे लास्ट टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल जिससे कि आपका रिवीजन टाइम पर होता रहे. अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया है कुछ, cover it through questions. This process, as I have explained a lot of times, is called as reverse engineering. इसमें आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, rather than picking up the concept directly, you pick up questions directly and through every question you cover that particular concept. तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए. इट विल सेव टाइम एंड इट विल ऑल्सो सेव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. A little bit about myself before we start. My name is Anuj Jindal. I have a JRF in the field of commerce, which I attained in the year 2016. I have worked in various public and private sector organizations as an assistant manager in State Bank of India and in McKinsey and Company India as an analyst. I have done my MCOM or Masters in Commerce from Delhi School of Economics. I have taken various government exam interviews like UPSC interviews in 12 and 14 and RBI interviews in 2014, 15 and 16. And I'm an expert in UGC NET, RBI and SEBI examinations. So let's start with our session. And before that, if you like this lesson, then please subscribe and please follow me on Unacademy so that you keep getting regular updates, regular notifications about whatever videos I put forward. तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में एंड एग्ज़ाम इज़ नियर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कवर एज मच एज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 12 से 15 दिसंबर को हम एक मैराथन रन भी स्टार्ट करेंगे वेयर इन एवरी डे दे विल बी अ 3 आवर सेशन. 1.5 घंटे के 2 सेशंस होंगे रोज़ एंड इन दो सेशंस आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर पेपर 1 सिलेबस थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, Q&As, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड Q&As के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे. और इन 4 दिनों में आई कैन एश्योर यू 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आई कैन एश्योर यू दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. इतना इंटेंसली हम लोग इसको कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. The first question is, how long a person should have practiced in a high court to be eligible to be appointed as a judge of Supreme Court? कितने साल के लिए किसी भी इंसान को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए in order to be eligible to be appointed as a judge of Supreme Court? अब इसका आंसर देखने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होती क्या है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में आप तुक्के मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हाई कोर्ट उठाते हैं. हाई कोर्ट में अगर आपको जज बनना है देन द क्वालिफिकेशंस आर, नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेरी बेसिक क्वालिफिकेशन. 62 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज. 62 से कम आपकी एज होनी चाहिए. नंबर 2, हेल्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया में 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना ज़रूरी है. ये हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. And been for at least 10 years an advocate of High Court or of 2 or more such courts in succession. मतलब 10 साल के लिए हाई कोर्ट में काम किया हो, 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो और एज 62 से कम हो तो आप हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के लिए हाई कोर्ट में जो यहाँ पर है वो सेम ही है. 10 साल में हाई कोर्ट के लिए काम किया होना चाहिए. और सेकेंडली आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब एकेडमिशियन हो सकते हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू जुडिशरी और लॉ आपने अगर किया हो विच मेक्स यू अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, वो हो सकते हैं. सो एनीथिंग रिलेटेड विद जुडिशरी, रिलेटेड विद लॉ अगर आपने कुछ किया हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है. जज ऑफ और तीसरा जो है वो है जज ऑफ हाई कोर्ट. तो ये तो हमने बोला कि 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो. दूसरा होता है हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल के लिए कम से कम, तब भी आप यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर आंसर क्या है? प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट. प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट मतलब
लॉयर इन द हाई कोर्ट. प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट मतलब लॉयर या फिर एन एडवोकेट इन दी हाई कोर्ट. एडवोकेट की क्या कंडीशन है? एडवोकेट की कंडीशन है 10 years. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 10 years. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अपने को समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इन अ स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ. जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं स्टेट में, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ हु. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले होता है चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट. ओके, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड head of the state. Similarly, governor is the appointed head of the state. On the other hand, if we take PM and president, then PM is the centrally elected head of the central government, and president is also the elected but indirectly elected. यहाँ पर president भी elect हो रहा है, but governor is appointed. Governor is not elected, but president is indirectly elected. PM is directly elected. That is the main difference. तो जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इफ दे आर इन स्टेट और इन सेंटर रेस्पेक्टिवली, बट दे आर एग्जीक्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड बाय चीफ मिनिस्टर एंड पीएम. ओके, एग्जीक्यूशन का पार्ट चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, लेकिन नाम जो लगता है, whenever every document is signed, whenever any diplomatic, any military, any kind of document is signed, सारे decisions, every decision is taken in the name of president or governor. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because we want to the Constitution of India wanted to keep a check on the powers of prime minister and chief minister who were elected politicians, elected bodies of the government. तो उनके ऊपर एक चेक रखना ज़रूरी था कि वट एवर दे डू शुड नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर मेंट टू कीप दैट चेक. तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, द आंसर विल बी गवर्नर. सो आवर आंसर इज सी. जब सेंट्रल की बात करेंगे तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस. कौन गवर्नर को डिसमिस कर सकता है? गवर्नर is the appointed head of the central government, appointed head who is appointed by the central government in a state. Governor is the appointed head, and if you remember, he is appointed at the pleasure and stays in office at the pleasure of whom? Pleasure of the president. ये हमने जब पॉलिटी के लेक्चर्स की कुछ बात की थी लेक्चर्स में, when we covered past year questions, we came across this. तो देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है. द पास्ट ईयर क्वेश्चन सेड, आस्क्ड डायरेक्टली, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. गवर्नर वाज वन ऑफ द ऑप्शंस. तो गवर्नर इज अपॉइंटेड, एज आई हैड सेड, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हिच मींस who among the following, he can be dismissed at the pleasure of the president also. Therefore, the answer to this question will be C, president. I hope it's clear now. प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पे अपॉइंट होता है एंड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये राज्यसभा की दो क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी नाइस क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस. कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे इसके साथ. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे डिसॉल्व किया जा सकता है. राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट ऑफ लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात हो रही है. राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी चीज समझते हैं, बेसिक थिंग्स. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, मतलब इट नेवर गेट्स डिसॉल्व, नेवर. ओके, इवन व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है. राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 years का होता है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे आर रोटेटिंग मेंबर्स. रोटेटिंग मेंबर्स मतलब 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, 1/3 मेंबर्स आर रिप्लेस्ड एवरी 2 years. हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिप्लेस होते हैं. हर एक मेंबर का टर्म 6 years का ही होता है.
मैं 6 ईयर्स के लिए आज आया, मैं 6 ईयर्स बाद जाऊंगा। मेरे 2 साल बाद कोई मेंबर आया 6 ईयर्स के लिए, वो मेरे भी 2 साल बाद जाएगा। मेरे से 2 साल पहले जो आया था वो मुझसे 2 साल पहले चला जाएगा। सो एवरी मेंबर्स टर्म इज 6 ईयर्स, बट 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो इस तरह से सर्कुलेशन उन्होंने बनाया हुआ है। It does not represent local interest of the states because it represents interest of the states. इसमें states के representatives होते हैं। इलेक्शन किस तरह से होता है राज्यसभा का? There are elected members of assemblies, elected members of state assemblies. ये जो elected members होते हैं, these are the members who elect members of to Rajya Sabha प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नॉट बाय डायरेक्ट वोट। तो ये डायरेक्ट वोट होता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनके इलेक्शन होते हैं। सो दिस इज, आई बिलीव, इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है स्टेट्स और यूटीज, स्टेट्स और यूटीज का, और यूटीज इसमें खाली दिल्ली एंड पुडुचेरी, 2 यूटीज होती हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल इट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस तरह से जिस तरह से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरह से इलेक्शन होता है राज्यसभा का। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट। तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन। इसमें क्या होता है कि पार्टी का हेड विप इशू कर सकता है। दैट मीन्स दैट when whatever is mentioned or said by the head of the party has to be followed by the members in certain areas, in certain situations. तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है are not bound to vote at the dictates of the states they represent। मतलब ये है कि अगर स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई एमएलए या चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, आर दे बाउंड बाय इट? नॉर्मली दे शुड नॉट बी बाउंड बाय इट। ओके, और लॉजिक यही बोलता है। तो इसमें बेसिक लॉजिक अप्लाई हो रहा है। देयर इज नथिंग मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट दिस, बट इट डज नॉट हैपन। नो यूटी हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा हैज़ अ टोटल ऑफ 250, नाउ दे हैव अ टोटल ऑफ 245 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड 2 UTs। 2 UTs, remember that, Delhi and Pondicherry, and the 12 are nominated by the president. So UT has representation, 2 UTs, Delhi and Pondicherry or Puducherry, these 2 states have representation in the Rajya Sabha. So the answer is, which of the following is correct? Second is incorrect, certainly, and yes, they are not bound to vote at the dictates of the state. 1 is correct. So the answer is A, only 1. I hope you like this particular lesson. I have tried to cover some questions in a fast track manner for polity. अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चंस और उठाएंगे and we'll try and cover as much as possible, try and cover as many areas as possible. राज्यसभा is very important, governor is very important, इसलिए हमने ये एरिया आज उठाया था. All the very best. Take